प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये जो अध्याय चल रहा है, इस अध्याय की तीसरी कक्षा है या इस अध्याय का तीसरा भाग आज आपके सामने है। और इस तीसरे भाग में जो टॉपिक हम लोगों के सामने है भारतीय संविधान के विशेषता की, वह है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हम देख रहे हैं, इन विशेषताओं के क्रम में अगला टॉपिक आपके समक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका का है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का है। किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी व्यवस्था में न्यायपालिका का क्या महत्व है, ये जानना बेहद कठिन नहीं है। एक निष्पक्ष न्यायपालिका का, एक स्वतंत्र न्यायपालिका का किसी भी व्यवस्था में होना उतना ही जरूरी है जितना किसी व्यवस्था का होना, किसी विधान का होना, किसी नियम और कानून का होना। तो हम लोग एक संघात्मक संविधान की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। तो संघात्मक संविधान के अंदर कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? संघात्मक संविधान के भीतर केंद्र और राज्य के बीच प्रायः जो विवाद होता है, जो झगड़े होते हैं, ये झगड़े संघात्मक संविधान की एक समस्या है। प्रायः ये विवाद उठ खड़े होते हैं और इन विवादों का समाधान स्वतंत्र न्यायपालिका से ही संभव है। तो एक एक करके हम लोग ये देखेंगे संघात्मक संविधान में क्या क्या दिक्कत है, संघात्मक संविधान की समस्या क्या समस्या है। एक समस्या यह है केंद्र और प्रांत के मध्य विवाद एक बहुत बड़ी समस्या है कि तमाम विषयों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य के बीच बहुत विवाद होते हैं, विवाद बड़े जटिल हो जाते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, तो कई राज्यों से कई प्रकार के विवाद सामने आ रहे हैं। राज्य और केंद्र के मध्य विवाद, जैसे दिल्ली के द्वारा ये दावा कि दिल्ली सरकार के अधिकार कम हैं, बंगाल सरकार का दावा, दक्षिण के केरल और कुछ राज्यों में इस प्रकार की बातें आना, ये केंद्र और राज्य के मध्य विवाद के तमाम उदाहरण हैं। विवादों की तरफ हमें नहीं जाना, हमें केवल याद दिलाना है कि केंद्र और प्रांतों के मध्य विवाद होते हैं। उसी तरह संविधान के निर्वचन को लेकर विवाद, अक्सर एक विवाद होता है संविधान के निर्वचन को लेकर।
निर्वचन, निर्वचन बोले तो व्याख्या, संविधान की व्याख्या को लेकर के, संविधान के इंटरप्रिटेशन को लेकर के विवाद होता है कई बार। और भी एक बात होती है, एक तो हो गए समस्या, इन समस्याओं का समाधान क्या है? तो इनका समाधान है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। और भारत के संविधान की यह विशेषता है कि भारत के संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। अब कैसे हम जानेंगे कि न्यायपालिका स्वतंत्र है? न्यायपालिका के ऊपर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका सरकार के अंडर में अगर रहेगी तो सरकार के अनुसार कार्य करेगी। तो न्यायपालिका को सरकार के दबाव से मुक्त होना चाहिए, पक्षपात से मुक्त होना चाहिए, और इसके लिए न्यायपालिका को सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए। तो समाधान इसका यह है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो, जिसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका कैसे होगी? तो एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था भारत में है। तो ये देखें कि कैसी व्यवस्था है, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय है जो सबसे ऊपर है, उनके नीचे अधीनस्थ उच्च न्यायालय हैं जो राज्यों में तो सबसे ऊपर हैं, लेकिन सोपान में वो सर्वोच्च न्यायालय के नीचे आते हैं, उनके नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं। इस प्रकार न्यायालय का क्रम है। तो एकीकृत न्यायपालिका किस प्रकार है? तो अगर आप इसे देखें तो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इसके नीचे हैं उच्च न्यायालय, इसके नीचे मिलेंगे आपको अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। इस प्रकार न्यायालयों की व्यवस्था, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। क्योंकि न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखना है, तो एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था ये जरूरी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका आपने पहले ही देख लिया कि न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना है। इसके लिए क्या है? इसके लिए जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति, इन सब चीजों पर भी ध्यान देना होगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते, वेतन भत्ते, पद से हटाया जाना, पद से हटाए जाने आदि के स्पष्ट प्रावधान, स्पष्ट प्रावधान संविधान में है। तो बात किया जा रहा है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की। न्यायपालिका कब स्वतंत्र होगी, कब निष्पक्ष होगी? जब न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके वेतन भत्ते, या उन्हें कौन पद से कब हटा सकता है,
इन सारी बातों को संविधान के भीतर स्पष्ट रूप से जगह दिए जाए, तभी जाकर के न्यायपालिका दबाव मुक्त हो सकती है और दबाव मुक्त न्यायपालिका ही स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। इस प्रकार भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एक स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है। भारत में जो न्यायपालिका है ये अमेरिका के संविधान से, न्यायिक व्यवस्था कहां से? भारतीय न्यायिक व्यवस्था ये अमेरिका के संविधान से है। अमेरिका का संविधान इससे ये संबंध रखता है। अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है, वहां कांग्रेस और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम, कानून और आदेश, इन सब का न्यायपालिका परीक्षण करती है। तो इतना ही नहीं बल्कि न्यायपालिका का एक और कार्य है भारत में मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण ये न्यायपालिका का कार्य, यानी मूल अधिकार न्यायपालिका ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं और ऐसा तभी संभव है जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो। तो हमने देखा कि भारत में भारतीय संविधान की एक खूबसूरती कि संविधान के भीतर स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। ऐसी न्यायपालिका जो केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाए, केंद्र और राज्यों के शक्तियों के मामले को सुलझाए। इसके अलावा संविधान में किसी तरह की अगर व्याख्या में, निर्वचन में समस्या है तो उस निर्वचन को स्पष्ट करे, साथ ही मूल अधिकारों का संरक्षण भी करे। इस प्रकार भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता कि भारतीय संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका के बाद भारतीय संविधान की अगली विशेषता हम लोग देखेंगे संसदीय प्रभुसत्ता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ये अपने आप में एक विशेष खूबी। तो अगला संसदीय सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता कह दें, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, ये भारतीय संविधान की अगली विशेषता। देखें कैसे संसदीय संप्रभुता की भी बात की जा रही है और न्यायिक सर्वोच्चता की भी बात की जा रही है। मतलब पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, इसकी अंग्रेजी भी जरूर जाने, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी
तो एक तरफ तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, संसदीय संप्रभुता है, प्रभुसत्ता है, तो दूसरी तरफ जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात। इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वो भारतीय संविधान की विशेषता है। अब भारतीय संविधान की स्थिति पर थोड़ा सा गौर करें तो एक तरफ तो संसदीय व्यवस्था जो है ये इंग्लैंड के संविधान से है। इंग्लैंड के संविधान से या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार संसदीय व्यवस्था है। इंग्लैंड की संसद के बारे में एक कहावत है कि इंग्लैंड की जो संसद है वह पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाना छोड़कर सारे कार्य कर सकती है। आप अंदाजा लगाएं इस बात से कि इंग्लैंड की संसद कितनी शक्तिशाली है। तो इंग्लैंड में व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता की। यहां व्यवस्था से ज्यादा बेहतर है संसदीय संप्रभुता, और ये इंग्लैंड में है। चलिए इसको संप्रभुता बना लेते हैं आपसे। तो संसदीय संप्रभुता ये इंग्लैंड के संविधान से आया है। भारत में भी संसदीय संप्रभुता की बात की गई। भारत में भी ये व्यवस्था है। इंग्लैंड की संसद की तरह तो पूरी तरह नहीं, लेकिन संसद को भी बहुत शक्तिशाली बनाया गया है, बहुत मजबूत बनाया गया कि संसद कहीं से भी निर्भीक होकर विधियों का निर्माण करें। तो संसदीय संप्रभुता ये इंग्लैंड से, तो न्यायिक सर्वोच्चता ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका का संविधान और ये भी भारत में व्यवस्था है। तो आप देख पा रहे हैं कि दो चीजें, एक तरफ संसदीय संप्रभुता है अर्थात संसद को कहीं कमजोर नहीं होने देना है, और दूसरी तरफ न्यायिक सर्वोच्चता है। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका पर, वहां की संसद पर, संसद द्वारा निर्मित विधियों पर अंकुश लगा सकती है, उन्हें शून्य कर सकती है, निरस्त कर सकती है, समाप्त कर सकती है। इन दोनों के बीच भारत में एक सुंदर समन्वय बनाने का कोशिश किया गया। भारतीय संविधान की विशेषता कि इंग्लैंड के संसदीय संप्रभुता को लिया और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता को लिया, और इन दोनों के बीच समन्वय की स्थापना की, जहां संसद न्यायपालिका द्वारा पारित आदेशों को सीमित कर सकते हैं, वहीं संसद द्वारा बनाए गए विधान को न्यायपालिका भी संविधान की सीमा तक निरस्त कर सकती है। इन दोनों की शक्तियों के बीच संविधान की सीमा है। संसद भी संविधान की सीमा का पालन करेगी, न्यायपालिका भी संविधान की सीमा का पालन करेंगे, और संविधान द्वारा दी गई जो शक्तियां हैं
उन शक्तियों के परिधि में अपने अपने कार्य में सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करेंगे। जब हम इन बातों के संविधान की विशेषता के खंड से निकल करके जब इन अध्यायों को आगे चल करके पढ़ेंगे तो वहां हमें तमाम ऐसे दृष्टांत, तमाम ऐसे उदाहरण और बातें सामने हमारे आएंगी जहां संसद की संप्रभुता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता और इनके बीच समन्वय के दर्शन होने लगेंगे। थोड़ी सी बात हम लोग दोनों के बारे में कर लें तो न्यायपालिका संविधान का संरक्षक है। न्यायपालिका संविधान का संरक्षक है, यानी संविधान की रक्षा करने का दायित्व न्यायपालिका को दिया गया है। न्यायपालिका संसद द्वारा बनाई गई विधियों, संसद द्वारा बनाई गई विधियों का परीक्षण कर क्या कर सकती है? परीक्षण कर उन्हें निरस्त कर सकती है। ये न्यायिक सर्वोच्चता है। न्यायिक उसी तरह से इसी प्रकार एक और बात देखें, संसद को भी ये अधिकार है, यानी संसद भी न्यायपालिका द्वारा पारित ऐसे आदेशों को जो संविधान व संसदीय, क्या क्या इसमें है कि संविधान और संसदीय संप्रभुता के विरुद्ध हों, वो न्यायपालिका यानी संसद भी क्या कर सकती है कि न्यायपालिका द्वारा पारित ऐसे आदेशों को जो संविधान और संसदीय प्रभुसत्ता के विरुद्ध हो निरस्त कर सकती है। निरस्त कर सकती है। तो एक तरफ न्यायालय संसद द्वारा संसदीय सीमा के अतिक्रमण को न्यायालय रोकेंगे, तो न्यायिक व्यवस्था में संसदीय और संविधान के अतिक्रमण को संसद रोक देगी। इसलिए दुर्गादास बसु ने प्रसिद्ध संविधानविद दुर्गादास बसु ने इसे अद्भुत समन्वय कहा है। दुर्गादास बसु ने क्या कहा है
दुर्गादास बसु ने कहा है अद्भुत समन्वय, इसे याद रखेंगे, अद्भुत समन्वय कहा है। कहां समन्वय है? न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी बरकरार और संसद की प्रभुसत्ता भी बरकरार। ऐसा कोऑर्डिनेशन, ऐसा बैलेंस, इसी पर संविधानविद दुर्गादास बसु ने इसे अद्भुत समन्वय के रूप में बताया है। तो इस तरह से भारतीय संविधान की अगली विशेषता हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। जहां एक तरफ संप्रभु संसद है, वहीं दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायपालिका भी है। विशेषता के अगले क्रम में हम लोग नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण देखने को पा रहे हैं। तो अगला है नम्यता और अनम्यता। नम्यता और अनम्यता। अनम्यता के मध्य अनोखा मिश्रण। अनोखा मिश्रण यहां क्या है? यहां पर नम्यता और अनम्यता की बात है। ये एक अनोखी बात है, यूनिक कॉम्बिनेशन। आप क्या कह रहे हैं इसको? यूनिक कॉम्बिनेशन। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये अद्भुत संयोग अगली विशेषता हम लोग देखेंगे। कैसा अद्भुत संयोग है? नम्यता का और अनम्यता का। यानी हमारा संविधान रिजिड है और फ्लेक्सिबल है, नम्य है और नम्य है, कठोर है, मुलायम है। तो कठोरता और सरलता का, सौम्यता का जो अनोखा मिश्रण है, वो इसके अंदर हम लोग देखेंगे। संविधान के अंदर नम्यता और अनम्यता की जब बात की जाती है तो इसका परीक्षण संविधान के संशोधन के आधार पर किया जाता है। यानी संविधान में संशोधन के आधार पर दो प्रकार के संविधान हैं। यानी संविधान संशोधन को आधार बनाइए तो संविधान संशोधन के आधार पर दो प्रकार के संविधान, दो प्रकार के, एक संविधान है नम्य और एक प्रकार का संविधान है अनम्य। यानी कि इधर नम्य है, फ्लेक्सिबल है, इधर अनम्य है, रिजिड है। भारत का संविधान ये उदाहरण है नम्यता का, और भारत का संविधान उदाहरण है अनम्यता का। भारत का संविधान, दोनों बातें भारत के संविधान में देखने को मिलेंगी जो भारतीय संविधान की खूबसूरती है, फीचर्स है। तो भारत का संविधान नम्य है। नम्य होने का क्या, नम्य के लक्षण है?
संशोधन सरलता से हो जाए, संशोधन सरल तो नम्य संविधान, संशोधन कठिन आधार यही है, संशोधन कठिन। अगर संशोधन करना कठिन है, आपसे पूछा जाए कि अनम्य संविधान क्या है, तो जवाब ये होगा कि संविधान में अगर संशोधन करना कठिन है तो संविधान अनम्य है, और संविधान में संशोधन करना अगर सरल है तो संविधान नम्य है। और भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की प्रक्रिया है, और तीनों न तो कठिन है और तीनों ही न तो सरल है, यानी सरल और कठोर दोनों ही प्रकार के संशोधन भारतीय संविधान के लक्षण हैं, भारतीय संविधान की विशेषता है। तो भारत के संविधान में संशोधन सरलता से भी होता है, संशोधन कठिनाई से होता है। संशोधन 3 तरह से भारत के संविधान में, संशोधन के प्रकार, तो भारत के संविधान में 3 प्रकार से संशोधन हो रहे हैं। पहला, साधारण बहुमत से संशोधन, साधारण बहुमत से संशोधन। दूसरे, विशेष बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन। और तीसरे को हम अगले पेज पर देखते हैं। तीसरा, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत तो चाहिए ही, और क्या चाहिए, तो विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के संशोधन हमने देखा कि संविधान नम्य है कि अनम्य है, इसका परीक्षण संविधान के संशोधनों के आधार पर होना है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन हैं। एक तो साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन, ये सरल हैं, सरल हैं तो इसे हम कहेंगे नम्य संविधान के लक्षण। उसके बाद विशेष बहुमत वाले जो सरल नहीं हैं लेकिन कठिनाई का स्तर अभी बहुत ज्यादा नहीं है, तो दूसरे को भी कुछ नरम गरम कह सकते हैं, या नरम की तरफ, सरलता की तरफ अधिक झुकाव कह सकते हैं। लेकिन जो तीसरा है, जो विशेष बहुमत के बाद जो तीसरा संविधान संशोधन का ढंग है, जिसमें विशेष बहुमत भी चाहिए और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए, रेटिफिकेशन भी चाहिए, ऐसी दशा में जो तीसरा संविधान संशोधन है ये बहुत कठोर है। और जब बहुत कठोर है तो ये बताता है कि संविधान अनम्य है। तो एक समय संविधान नम्य है, एक समय नम्य और अनम्य के बीच में है, या नम्यता की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, तो तीसरे कंडीशन में भारत का संविधान अत्यधिक कठोर हो जाता है। इसलिए यह संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करता है। इसलिए एक विद्वान सर आइवर जेनिंग्स के शब्दों में अगर कहें तो आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर मानते हैं।
आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान आवश्यकता से अधिक कठोर है, ये मानना है सर आइवर जेनिंग्स का। दरअसल आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि जब संविधान के संशोधन इतने कठिन हो जाएंगे तो हम संविधान को नम्य कैसे मानेंगे। इसलिए आपका मानना है कि भारत का संविधान अत्यधिक कठोर है। वहीं एक दूसरे विद्वान केसी रियर का नाम लीजिए। केसी रियर, आप केसी रियर के अनुसार संविधान जो है कठोर और लचीला दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। केसी रियर के अनुसार भारतीय संविधान, इनके शब्दों में, भारतीय संविधान कठोर और लचीले संविधान के बीच, दोनों के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है। अच्छा संतुलन स्थापित करता है, केसी रियर बताते हैं। तो आपने दो विद्वानों का मत देखा, एक आइवर जेनिंग्स का, दूसरा केसी रियर का। केसी रियर भारतीय संविधान में नम्यता और अनम्यता का अनोखा संतुलन देखते हैं, अच्छा संतुलन देखते हैं, या संतुलन स्थापित होना पाते हैं। वहीं आइवर जेनिंग्स को संविधान कठोर प्रतीत होता है। इस तरह से कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान को कठोर भी कहेगा और नम्य भी कहेगा। ये हमारे संविधान की विशेषता के रूप में। अब हम लोग फटाफट आज के जो कंटेंट हैं उनका रिवाइज कर लें। तो आज के कंटेंट की शुरुआत हो रही थी स्वतंत्र न्यायपालिका से। तीसरी कक्षा है आज की, अध्याय 3 की तीसरी क्लास। इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत क्यों है? तो क्योंकि संविधान जो है, संघात्मक संविधान, उसमें कुछ विवाद, कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि केंद्र और प्रांतों के मध्य अक्सर विवाद होते हैं, राज्यों के मध्य विवाद होते हैं, संविधान के निर्वचन को लेकर के, संविधान के इंटरप्रिटेशन, व्याख्या को लेकर के भी तमाम विवाद उठ खड़े होते हैं। और इन विवादों के समाधान के लिए समाधान ये है कि हम एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करें, जो भारत का संविधान करता है। भारतीय संविधान की खूबसूरती। स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे है? भारत में है कैसी न्यायपालिका है? तो एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका में सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय, स्थानीय न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों में उच्च न्यायालय, और देश में सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इस प्रकार एकीकृत न्यायपालिका का विधान हमारे संविधान के भीतर मौजूद है। इसके अलावा संविधान केवल एकीकृत न्यायपालिका बना देने से न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हो पाएगी। इसके लिए ये व्यवस्था करना होगा कि न्यायपालिका सरकारों पर निर्भर न रहे, और इसके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके वेतन, भत्ते और न्यायाधीशों का हटाया जाना, इन सब के स्पष्ट प्राविधान संविधान के भीतर मौजूद हैं।
इस तरह से भी कहीं कोई भ्रम नहीं कि न्यायपालिका के साथ सरकार को किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये स्पष्ट हैं और इस स्पष्टता के कारण न्यायपालिका स्वतंत्र। इसके अलावा भारतीय न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से ली गई है, अर्थात अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता की बात है, न्यायालय ही सर्वोच्च हैं। भारत में भी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। एक बात और कि न्यायपालिका ही नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण है। न्यायपालिका ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इनका कार्य है कि ये संविधान की भी रक्षा करें, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें, और ये तभी संभव है जब न्यायपालिका राज्य से, सरकारों से स्वतंत्र। तो भारतीय संविधान की विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका आपने देखा। स्वतंत्र न्यायपालिका के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग लेते हैं। तो अगला टॉपिक है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। बड़ा सुंदर है कि एक तरफ संसदीय संप्रभुता है, दूसरी तरफ न्यायिक सर्वोच्चता है। इन दोनों के बीच में कैसा कॉम्बिनेशन है, ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुपरमेसी के माध्यम से। तो हम इनको दोनों को देखेंगे कि संसदीय संप्रभुता जो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, इंग्लैंड के संविधान में जिस तरह से संसदीय संप्रभुता को महत्व दिया गया है, काफी सीमा तक भारत में भी संसद संप्रभु है। संसद को कहीं से भी कमतर नहीं किया गया है, लेकिन वहीं न्यायपालिका को भी स्वतंत्र किया गया है। अमेरिका के संविधान में जिस प्रकार न्यायपालिका सर्वोच्च है, उसी तरह अमेरिका के संविधान से न्यायिक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से लेकर के और इन दोनों के मध्य समन्वय बनाने का जो प्रयास किया गया है, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि संसदीय संप्रभुता का अतिक्रमण करेगी। आगे बढ़ के हम देखते हैं तो इसमें कई चीजें हैं, जैसे संसद द्वारा अगर विधि कोई बनाई गई और अगर वो विधि संविधान की सीमा का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है। साथ ही अगर न्यायपालिका कोई ऐसा आदेश पारित करती है जो संसद की संप्रभुता को चोट पहुंचाती है या संविधान में दिए गए स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो स्पष्ट प्रावधानों के उल्लंघन को ध्यान में रखकर संसद न्यायपालिका के उस आदेश को निरस्त कर सकती है। ये दोनों के मध्य एक अद्भुत समन्वय है, एक अद्भुत कोऑर्डिनेशन है, और इस बात को प्रसिद्ध संविधानविद दुर्गादास बसु ने भारतीय संविधान के भीतर संसदीय व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था के बीच अद्भुत समन्वय बताया है। ये बात आपको ध्यान है। इस टॉपिक के बाद संविधान के विशेषता की अगली टॉपिक होगी नम्यता और अनम्यता के मध्य अनोखा मिश्रण। एक और अद्भुत विशेषता संविधान की कि संविधान नम्य भी है, कठोर भी है, दोनों के बीच का मिश्रण। नम्य है, रिजिड है, रिजिडिटी है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इन दोनों के बीच एक यूनिक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधानों को संशोधन के आधार पर उनके नम्यता और अनम्यता का परीक्षण करते हैं। यानी संविधान कितना नम्य है, कितना अनम्य है, अगर इसका परीक्षण करना है तो उसका मानक होगा संविधान में संशोधन कैसे होती। तो आए संविधान नम्य और अनम्य संशोधनों के आधार पर दो प्रकार का संविधान है।
भारत का संविधान नम्य भी है, भारत का संविधान अनम्य भी है, क्योंकि भारत के संविधान में संशोधन सरलता से भी होते हैं और भारत के संविधान में संशोधन में कठिनाई भी पर्याप्त है। भारत के संविधान में 3 प्रकार संशोधन होता है, 3 प्रकार के संशोधन की व्यवस्था है। तो संशोधन के प्रकार 3 हैं। पहला है साधारण बहुमत से संशोधन। जब साधारण बहुमत से संशोधन होता है तो संशोधन सरल होता है, और जब सरल होता है तब भारत का संविधान नम्य। दूसरे प्रकार का संशोधन है विशेष बहुमत से संशोधन, और विशेष बहुमत से संशोधन भी बहुत कठिन नहीं है, कुछ सीमा तक सरल है, इसलिए संविधान अभी भी नम्य है, लेकिन नम्यता कुछ कम हो जाती है। लेकिन तीसरे प्रकार में जब आप चलेंगे, तीसरा प्रकार विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के बाद ही संशोधन संभव है, तब संशोधन बहुत कठिन हो जाता है, और तब ये संविधान जो नम्य दिख रहा था अब आपको अनम्य दिखेगा, क्योंकि संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठिन हो गई। इस प्रकार भारत के संविधान को नम्य भी कह सकते हैं, अनम्य भी कह सकते हैं। नम्यता और अनम्यता को लेकर 2 विद्वानों के विचार आपके सामने हैं। एक तो सर आइवर जेनिंग्स के विचार। आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि भारत का संविधान आवश्यकता से अधिक कठोर है। तो दूसरी तरफ केसेवियर कहते हैं कि भारत का संविधान जो है वो कठोर और लचीले दोनों संविधानों के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये दोनों कथन विद्वानों के, संविधानविदों के ध्यान रखते हुए भारतीय संविधान की विशेषताओं के क्रम में अभी कक्षा जारी रहेगी। अगली कक्षा कल के लिए, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।